नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट्स यूजेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा जो फायर है वो कैसे और क्यों लगती है, और दूसरा टॉपिक होगा फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप कितने होते हैं, और तीसरा टॉपिक होगा हमारे जितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनको कौन से को कहाँ पर यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये आम लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती है और टीवी न्यूज़ के माध्यम से हमें इन घटनाओं की सूचनाएं मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के पहले टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फायर क्यों और कैसे लगती है। दोस्तों, आग लगने का सबसे जो अहम कारण होता है वो ह्यूमन एरर होता है। दोस्तों, आग है वो अपने आप कभी भी नहीं लगती है। तो दोस्तों, आग लगने की जो सबसे पहली वजह होती है वो ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर का मतलब होता है इंसान के द्वारा की गई गलती से आग लगना। अगर ह्यूमन एरर का उदाहरण देखें तो जहाँ पे नो स्मोकिंग जोन होता है तो उस जगह पे सिगरेट पीना, या फिर जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने होते हैं तो वहाँ पे अगर टेक्नीशियन या कोई मैकेनिक है तो उसके द्वारा की गई गलती की वजह से भी आग लग सकती है। और फैक्ट्री और कारखानों में जो वेल्डर या फिर जो काम करने वाले कारीगर होते हैं उसके द्वारा कोई भूल हो जाए तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। वहाँ पे जो आसपास में अगर कोई लकड़ी या कुछ जलने वाली वस्तुएं होती हैं तो उस जगह पे वेल्डर की गलती से आग लग सकती है, और ये सब आते हैं ह्यूमन एरर की कैटेगरी में। दोस्तों, आग लगने के कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाना, और कई बार एलपीजी सिलेंडर होते हैं तो उन पे भी आग लग जाती है, या कई बार पेट्रोल पंप होते हैं तो उनमें भी आग लग जाती है। जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो वो मशीनरी एरर में आता है, और जो एलपीजी सिलेंडर कई बार रिसाव की वजह से भी फट जाते हैं, और कई बार पेट्रोल पंप में मशीनरी एरर की वजह से भी आग लग सकती है। दोस्तों, आग लगने के जो मुख्य कारण होते हैं तो उसमें ये 2 ही तरह के कारण होते हैं, एक तो ह्यूमन एरर होता है और दूसरा मशीनरी एरर होता है। तो दोस्तों, 80% जो आग लगती है तो उसका रीज़न होता है ह्यूमन एरर, और जो मशीनरी एरर होता है वो 20% होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी मुख्य कारण होता है, और आपने टीवी न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनमें आग लग जाती है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाती है, या फिर कई बार कारखानों में भी आग लग जाती है। तो इसके मुख्य कारण होते हैं ह्यूमन एरर 80% होता है और मशीनरी एरर होता है वो 20% होता है। तो दोस्तों, आग चाहे ह्यूमन एरर की वजह से लगी हो या फिर मशीनरी एरर की वजह से लगी हो, जो आग लगती है वो शुरुआती दौर में बहुत छोटी आग होती है, समय रहते काबू पाया जा सकता है। लेकिन आग अगर बड़ी जगह पे लग गई है तो उस पर हम काबू नहीं पा सकते। कई बार तो आपने देखा होगा कि पूरी बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल एकदम जलकर खाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आग शुरुआत में देखते ही अगर उस पर काबू पाया जा सकता है, आग का रूप जब बड़ा हो जाता है तो उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जब शुरुआत में आग लगती है तो वो बहुत छोटी जगह पे लगती है, और सही समय रहते हुए अगर आग को बुझा दिया जाए तो उसका रूप है वो बड़ा होने से बच जाता है, और जो एक बड़ी घटना होने से बच जाती है, और जो हमारी जो जान माल की हानि होती है तो उससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कारण होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा ये तो आग लगने के कारण है, और आग लगती कैसे है। तो दोस्तों, आग लगने में 3 मुख्य चीज़ें होती हैं जिसको हम फायर ट्रायंगल से समझेंगे। तो दोस्तों, फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि आग है वो 3 चीज़ों को मिला के बनती है। एक तो कोई जलने वाली वस्तु होती है जिसको हम कंबस्टिबल मटेरियल बोल सकते हैं, और दूसरा होता है टेम्परेचर या हीट, तो उसको हम हीट भी बोल सकते हैं और उसको टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। दोस्तों, फायर ट्रायंगल से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आग लगने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कुछ जलने के लिए वस्तु होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो आग नहीं जल सकती है। तो आग लगने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास में कुछ जलने वाली वस्तु होनी चाहिए, और दूसरा है उसमें हीट होना चाहिए, और तीसरी वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ये तीनों मिलेंगे तभी आग लगेगी।
अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हटा दें तो आग नहीं लग सकती। मान लीजिए हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन जलने वाली कोई वस्तु नहीं है तो आग नहीं लगेगी। और मान लीजिए हमारे पास में कोई जलने वाली वस्तु है और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आग नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस फायर ट्रायंगल से आप समझ गए होंगे कि आग लगने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब ये तो बात हो गई कि जो हमारी आग है वो कैसे लगती है और क्यों लगती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आग लग गई है तो उसको फिर बुझाया कैसे जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी आग है वो कई तरीके की आग होती है। तो मान लीजिए आग है वो लकड़ी में भी लग सकती है, पेपर में भी लग सकती है, या फिर कई बार होता है डीजल, गैस, और कई बार हमारे जो मेटल होते हैं तो उनमें भी आग लग जाती है। तो दोस्तों जब भी आग लगती है तो ये दो चीज़ होती है वो उसमें हमेशा रहती है, हीट या टेम्परेचर और ऑक्सीजन। लेकिन हमारी कई बार ये जो कंबस्टेबल मटेरियल है तो ये बदलता रहता है। कई बार इसमें क्या होता है कि हमारी लकड़ी या कोई कूड़ा जो भी त्रेस वगैरह कुछ रखा है या उसमें आग लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डीजल, पेट्रोल या केरोसिन, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जैसे पेंट होता है तो उसमें आग लगती है। और कई बार हमारे जो मेटल होते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो जो हमारा जो कंबस्टेबल मटेरियल है तो उसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी पे बात करते हैं। तो दोस्तों आग लगने में जो मुख्य वस्तु होती है वो कंबस्टेबल मटेरियल होता है। तो जो कंबस्टेबल मटेरियल होता है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ए टाइप। तो ए टाइप की जो कैटेगरी होती है तो उसमें होता है हमारे जो वुड, जो लकड़ी होती है, हमारे पेपर होते हैं, जो हमारे रद्दी, अखबार, न्यूज़पेपर कुछ ऐसे होते हैं, या फिर हमारे जो कपड़े या कुछ ऐसी जो फैब्रिक्स आइटम होते हैं तो वो होती है। तो इस तरह के जो हमारे मटेरियल होते हैं उसकी कैटेगरी ए टाइप की कैटेगरी होती है। और दूसरा होता है तो वो होता है बी टाइप की कैटेगरी। तो बी टाइप की कैटेगरी में क्या होता है कि डीजल, जैसे उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या गैसोलीन पदार्थ होते हैं, तो उसमें डीजल, पेट्रोल और हमारे जो ऑयल, ग्रीस वगैरह है तो ये सब बी टाइप की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा होता है इसमें, और जो हमारी तीसरी कैटेगरी होती है तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पैनल या इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कुछ ऐसे होते हैं तो वो इस सी कैटेगरी में आते हैं। और जो चौथा होता है तो वो होता है मेटल। तो इस मेटल में होता है टाइटेनियम, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इस तरह के मेटल होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कैटेगरी और होती है जिसको हम के कैटेगरी कहते हैं। दोस्तों जो के टाइप की कैटेगरी होती है तो उसमें किचन का जो कुकिंग ऑयल होता है, जो किचन में कुकिंग ऑयल होता है तो वो इसकी कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो मुख्य कैटेगरी होती है वो 4 तरह की कैटेगरी होती है। तो इन चारों ही कैटेगरी में जो आग लगती है तो उसके लिए भी हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो उनकी कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी जो आग है तो उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसी हिसाब से उन चारों कैटेगरी की फायर को बुझाने के लिए उसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए टाइप की कैटेगरी की आग होती है तो उसमें पेपर, वुड, फैब्रिक, तो इसमें आग लगती है। तो ऐसी चीज़ों में आग जब लगती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम पानी डाल देंगे तो ये आग बुझ जाती है। तो उसमें हमारी जो ऑक्सीजन रहती है वहाँ पे टेम्परेचर होता है और जो हमारा मटेरियल होता है, तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक चीज़ को हटाएंगे। तो वहाँ से हम ऑक्सीजन को तो हटा नहीं सकते, तो जो हमारा जलने वाला मटेरियल है उसको भी मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसको भी नहीं हटा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो तीसरा जो है टेम्परेचर, तो इसको कम कर देंगे। तो टेम्परेचर को कम करने का क्या क्या उपाय हो सकता है, तो हम टेम्परेचर को पानी डाल के भी कम कर सकते हैं। अगर वहाँ पर हीट को कम कर दिया जाएगा तो वो आग है वो अपने आप बुझ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो लकड़ी, पेपर, जो फैब्रिक है, तो ऐसी चीज़ों में जो आग लगी है तो उसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। तो जब हम पानी डालते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि हीट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम हीट को कम कर देंगे तो हमारी आग है वो बुझ जाएगी। तो जो ए कैटेगरी का जो एक्सटिंग्विशर होता है तो उसमें पानी होता है। अब हम बात करते हैं जो बी कैटेगरी की आग होती है उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं। तो दोस्तों बी कैटेगरी में जो आग होती है तो वो हमारी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस,
केरोसिन, थिनर, तारपीन। तो इनमें जब आग लग जाती है तो उस जगह पे हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारा जो डीजल, पेट्रोल, ऑयल है वो अगर किसी फर्श पे गिरा है, अगर उसमें आग लगी है, अगर हमने वहाँ पे पानी डाल दिया तो वो आग क्या है और ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि पानी है वो फ्लोर पे फ्लो होने लगेगा और वो और ज़्यादा दूर में फैल जाएगा। तो इसलिए हम बी टाइप की जो फायर होती है तो उसमें हम ए कैटेगरी का फायर एक्सटिंग्विशर काम में नहीं ले सकते। जो हमारा बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसके अंदर फोम होता है, तो उसके अंदर में फोम है वो झाग के रूप में निकलता है। तो दोस्तों बी कैटेगरी की जब आग लगती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, कुछ केरोसिन, तो इस तरह से लिक्विड जो होता है तो उसमें आग लगती है तो हम बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेंगे। जब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को काम में लेते हैं तो जो हमारी आग है उसके ऊपर एक ये लेयर बना देता है। मान लीजिए हमारा जो डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस या फिर केरोसिन है तो वो लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड है तो उस पर हम फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसको काम में लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये झाग के रूप में निकलता है। तो जो हमारा लिक्विड है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो उस लिक्विड को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। तो जो हमारी लिक्विड में आग लगी है तो उस पर जब लेयर बन जाएगी फोम की वजह से तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो आग है वो अपने आप बुझ जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सी टाइप की जो फायर होती है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, हमारे ब्रेकर होते हैं, तो कई बार ब्रेकर में भी आग लग जाती है, और कई बार हमारे जो बड़े बड़े पैनल होते हैं तो उनमें आग लग जाती है, कई बार हमारे जो डीजी होते हैं उनमें भी आग लग जाती है। तो सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो वो भी सी टाइप का अलग ही तरह का बना होता है, क्योंकि हम ये जो ए टाइप और बी टाइप का है तो ये सी टाइप की फायर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इक्विपमेंट में फायर होती है तो उस जगह पे हम पानी को नहीं डाल सकते। तो सी टाइप की फायर होती है तो उसमें पानी और फोम दोनों को काम में नहीं ले सकते। इलेक्ट्रिकल में लगी आग को जब हम पानी डाल के बुझाने की कोशिश करेंगे तो उस जगह पे क्या होगा कि जो पानी है वो खुद एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जब हम पानी से आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस रहता है। और दूसरा हमारा जो फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है तो वो भी एक लिक्विड टाइप का होता है। अगर इलेक्ट्रिकल में हम फोम वाला एक्सटिंग्विशर काम में लेंगे तो इसमें क्या होता है कि झाग होता है वो चिपचिपे रूप में होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल में लगी आग को फोम वाले एक्सटिंग्विशर से बुझा देंगे तो उसमें क्या होगा, आग तो बुझ जाएगी लेकिन हमारा जो इक्विपमेंट या फिर जो हमारे पैनल या फिर हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में लगी आग बुझाने के लिए हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस करके भरा जाता है। जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल में आग लगती है तो उसको हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन है तो इसको हटा देंगे। तो जब इलेक्ट्रिकल में आग लगती है तो हम उसमें ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। जब हम ऑक्सीजन को हटा देंगे वहाँ से कुछ देर के लिए तो आग है वो अपने आप बुझ जाएगी। दोस्तों इस तरह से सी टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी है, जो हमारे डीजी होते हैं तो उस पर आप CO2 को यूज़ ना करें। तो उसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर होता है तो उसको यूज़ करें। मान लीजिए हमारा जो डीजी है वो रनिंग कंडीशन में है, अगर उसमें आग लग गई है तो वो पहले से और हीट है और उसमें आग लगने की वजह से और ज़्यादा हीट हो गई है। अगर उस जगह पे हम CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेंगे तो उसमें क्या होगा, जब ये CO2 बाहर निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उसका टेम्परेचर होता है तो वो -60 डिग्री तक टेम्परेचर होता है जब ये CO2 बाहर निकलती है। तो जो हमारा डीजी था तो पहले से हीट था, अगर उसमें आग लग गई तो वो और ज़्यादा हीट हो गया। अगर उस समय हम CO2 एक्सटिंग्विशर को काम में लेंगे तो हमारा जो डीजी है तो उसकी बॉडी है वो क्रैक होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों हमारे जो डीजी होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो डीजी में लगी आग को बुझाने के लिए हम CO2 काम में नहीं लेंगे, हम जाएंगे आग बुझाने के लिए उल्टा नुकसान कर बैठेंगे। तो दोस्तों आपको डीजी के लिए DCP पाउडर वाला जो एक एक्सटिंग्विशर होता है सिर्फ वही काम में लेना है, जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डी टाइप की जो फायर होती है उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेंगे। तो दोस्तों डी टाइप की जो फायर होती है वो मेटल वाली फायर होती है, उसमें टाइटेनियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ इस तरह के मेटल होते हैं तो उसमें आग लगती है। तो जब मेटल में आग लगती है तो ना तो हम उसमें पानी डाल सकते हैं, ना हम फोम एक्सटिंग्विशर को काम में ले सकते हैं, ना ही हम CO2 काम में लेंगे। तो जब मेटल में आग लगती है तो उसमें ड्राई केमिकल पाउडर को काम में लेंगे। जो डी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो हम उसको DCP भी बोलते हैं। तो दोस्तों 4 तरह की जो फायर होती है उसके लिए हमारे जो 4 टाइप के वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। अब लास्ट में बच जाती है हमारी जो K टाइप की जो फायर होती है किचन कुकिंग ऑयल में। तो K टाइप की फायर के लिए हम जो C टाइप का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको हम CO2 बोलते हैं ये काम में लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो 4 कैटेगरी की जो फायर होती है उसके लिए हमारे 4 कैटेगरी के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं।
लेकिन हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो 4 टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो उसका पता कैसे करेंगे कि वो ABCD है। तो दोस्तों इनके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड होता है, उसमें कलर लेबलिंग किया जाता है। तो इस तरह से जो इनकी कैटेगरी को पता करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर पे एक लेबल किया जाता है जिसको हम कलर कोडिंग कहते हैं। हमारा जो A टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसका जो कलर होता है वो रेड होता है और उसकी मार्किंग और लेबल होता है वो वाइट कलर में होते हैं। वाइट कलर में वाटर लिखा मिलेगा आपको। तो जो B टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो उस पर क्रीम और येलोइश कलर में फोम लिखा मिलेगा। जो C टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो उसका जो लेबल होगा वो ब्लैक कलर में होगा और उस पर जो मार्किंग होगी वो वाइट कलर में होगी। और जो हमारा D टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको DCP बोलते हैं तो वो ब्लू कलर में होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम फायर एक्सटिंग्विशर को कलर कोडिंग के द्वारा पहचान सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करें। तो यूज करने के लिए सबको तो ट्रेनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों जिसको ट्रेनिंग होता है तो वो इसको आसानी से यूज कर सकता है। और इसकी ट्रेनिंग होना क्यों जरूरी है, तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर को भी चलाने के लिए एक ट्रेनिंग होती है। अगर किसी बंदे ने ट्रेनिंग की है तो वो आसानी से किसी भी तरह की आग है तो उसको बुझा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है, तो जो हमारे जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो अक्सर 5 kg तक की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये 5 kg की जो कैटेगरी होती है वो छोटी मोटी आग के लिए होती है। जब आग है वो काफ़ी दूर में फैल जाती है तो इन फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके और आग को नहीं बुझाया जा सकता। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फायर कंट्रोल रूम में कॉल करके फायर दमकल को बुलाते हैं। लेकिन जब आग छोटी रहती है तो उस समय इसको यूज़ करके फायर को बुझाया जा सकता है और किसी बड़ी घटना से बचा जा सकता है। तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए भी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बिना अगर फायर एक्सटिंग्विशर को आप काम में लेंगे तो हो सकता है कि आप आग बुझाने जाएंगे और उल्टा अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो CO2 वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जब इसको आप ऑपरेट करोगे तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो जो इसको ऑपरेट कर रहा है तो अगर वो पहली बार ऑपरेट कर रहा है तो वो उसकी तेज़ आवाज़ से डर सकता है। हो सकता है कि घबराहट में वो खुद का नुकसान कर ले। और इसमें दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है, जो CO2 है वो बहुत ही ठंडी होती है। वो -60 डिग्री तक अगर उसमें जो इसको काम में लेने वाला बंदा है उसके हाथ और पैर पे अगर ये CO2 लग गई तो उस समय कोल्ड बर्न होने का चांस रहता है। तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का जो एक मेथड होता है वो पास सिस्टम होता है, PASS। तो यहाँ पे जो P का मतलब होता है तो उसका मतलब होता है पुल द पिन। तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर का जो हैंडल होता है तो उसका स्क्यूज हैंडल होता है, उसके अंदर पिन से इसको लॉक किया जाता है। अगर हम इसकी पिन को नहीं निकालेंगे तब तक ये नोजल है वो नीचे नहीं दबेगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी जो पिन होती है उसको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में जो A है तो उसका मतलब होता है एम द फायर। एम द फायर। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि जो हमारी आग लगी है तो उसकी जो बेस है उसके ऊपर हमको एम करना है, यानी कि फायर की जो जगह है उस जगह पे हमको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि आग है वो नीचे कुछ मटेरियल जल रहा होता है, उसकी लपटें बहुत ऊपर तक उठती है। अगर उसकी ऊपर उठती लपटों पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर को चलाएंगे तो आग बुझेगी नहीं और वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी एक्सटिंग्विशर हम काम में ले रहे हैं तो जो फायर है उसकी बेस के ऊपर इसको एम करना होगा। उसके बाद में S है तो उसका मतलब हो गया स्क्यूज द हैंडल। तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो हैंडल है उसको दबाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम स्वाइप साइड टू साइड। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे झाड़ू लगाते हैं इस तरह से, तो उस तरह से हम आग की जो बेस है उसके चारों तरफ स्वाइप करेंगे। तो इस तरह से हम छोटी मोटी आग को पास मेथड के द्वारा बुझा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायर क्या होती है और एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं तो ये आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।